नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आवर स्टडी में। और आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है हमारा काउंटिंग फिगर का पार्ट नंबर 2। क्योंकि इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 बना दिया है और जो पार्ट नंबर 1 है वो जैसे कि वर्ग पर आधारित है। हमसे एग्जाम में वर्ग पर जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टफ से टफ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको मैंने आपको पार्ट नंबर 1 के अंदर हल करवा दिया है। आज हमारा पार्ट नंबर 2 है और इसके बारे में हम बात करेंगे आयत पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार हम उसे हल कर सकते हैं। तो वो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। मैंने ये बात आपको समझाने के लिए कि वर्ग को कैसे हल करते हैं और आयत को कैसे हल करते हैं, क्या इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, वो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने दो आकृतियां बनाई है आपके सामने। जो पहली आकृति है वो है आयत की आकृति और दूसरी आकृति है वो वर्ग की आकृति है। तो इनमें से हमें पूछ लिया जाए कि जो ऊपर की जो आकृति है इसके अंदर आयतों की संख्या कितनी है। आपसे पूछ लिया जाए कि आयतों की संख्या कितनी है, तो मैंने आंसर भी आपके सामने लिख दिया है। आंसर है यहाँ पर 18। और जो नीचे की आकृति है उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि इस आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर आएगा 8। आकृति एक समान है, एक ही जैसी है, लेकिन आयत और वर्ग का नाम लेते ही इनके आंसर में चेंजेस आने लगते हैं। वो क्यों, किस प्रकार आते हैं और किस प्रकार इन पर हम जैसे कि इनकी आकृतियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो वो आज हम बात करेंगे। वर्ग का जो हम क्वेश्चन कैसे हल करें इसके बारे में हमने बात कर ली है। आज बात करेंगे आयत के ऊपर। लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दूं कि वर्ग का जो मैंने यहाँ पर आकृति बनाई है इसका आंसर 8 कैसे आया है। तो मैंने पिछले वीडियो में तो आपको बताया था, लेकिन अब भी बता दूं, हम दो तरीके से किसी भी वर्ग की आकृति को हल करते हैं। वो दो तरीके कौन कौन से हैं उनकी बात अब थोड़ी सी आपके सामने कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी होती है, 2 3 नंबरिंग कर लिया आपने। फिर यहाँ पर देखिए ये भी लिख लीजिए। अब आपको सबसे पहले आपको पता करना है कि क्या ये m गुणा m की स्ट्रक्चर है। m गुणा m का मतलब होता है, m गुणा m का मतलब होता है कॉलम और रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कॉलम और रो की संख्या बराबर नहीं है। यहाँ पर कॉलम की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या यहाँ पर 3 है और जो रो है वो कितने हैं, वो यहाँ पर 2 है। तो देखिए ये जो रो है ये हमारे यहाँ पर 2 है, कॉलम की संख्या 3 है। मैं कह सकता हूँ m गुणा m की स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर है m गुणा n की। तो इसे हल करने के लिए आपको क्या करना होता है वो देखिए। आप इसे दो तरीकों से हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे m गुणा m की स्ट्रक्चर में लाना है। इसे लाने के लिए आप इसे m गुणा m बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले 1 और 2, इसीलिए आपको यहाँ पर 1 और 2 आपका m गुणा m का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आप यहाँ तक इसे काउंट करेंगे सबसे पहले, और यहाँ तक काउंट करेंगे तो आप देखिए कैसे करेंगे। आप इसे देखिए, ये जो आपने इसके अंदर नंबरिंग की है आप इसका स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकालेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर होता है वो आपको लिखना है, जो 2 का स्क्वायर होता है वो लिखना है, और उसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और आपका उत्तर आ जाएगा 5। ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था, जब भी आपके सामने ऐसी आकृति बने तो उसका आंसर हमेशा 5 आता है। बात वर्ग की कर रहे हैं हम, आयत में क्या होता है वो भी बात करेंगे। आयत और वर्ग के अंदर बहुत फर्क होता है जब हमें आकृतियों के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पहला तरीका तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, हमने यहाँ तक की आकृतियां काउंट कर ली है। बची हुई आकृतियों को आप इस प्रकार नंबरिंग कर सकते हैं, 1 और 2 ऐसे नंबरिंग कर दी। आप इसे जोड़ लीजिए, 1 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होता है, हमारा होता है 3, और ये 3 आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आपका आंसर आ गया, कितना हुआ, 8 आपका आंसर हुआ। मैंने यहाँ पर कितना लिखा था, 8 लिखा था। आपको समझ में आ गया कि ये 8 आंसर कैसे आया। वर्ग को हम कैसे हल करते हैं ये मैंने आपको पहला तरीका बता दिया है। जो दूसरा तरीका है वो इससे भी अच्छा है, आपको इतना घूमने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तरीका मैं आपको अब नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तरीका मैंने पार्ट नंबर 1 के अंदर बता दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे सिर्फ आयत के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आयत के बारे में। अगर वर्ग के अंदर आपको कोई भी समस्या हो
तो आप अगर पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं तो आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। बस मैं आपको ये वर्ग की आकृति, यहाँ पर आपको वर्ग और आयत में जो अंतर होता है वही समझाने के लिए आज आपके सामने मैंने ये लिखी है। चलिए, बात आज हमें आयत की करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो आपको आंसर में तो आपको अब देखते ही आपको पता चलता है कि आयत और वर्ग के अंदर अगर आकृतियां पूछी जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इस आकृति में वर्ग में हमें 8 आंसर आया है और यहाँ हमारा आंसर आया है 18। आकृति समान है, आंसर बहुत ज्यादा, जैसे हम कह सकते हैं, डिफरेंस है। तो चलिए बात करते हैं डिफरेंस किस प्रकार है, इसका जो ट्रिक होता है निकालने का वो क्या होता है। शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर आप कहे तो ये आकृति मिटा दूं, क्योंकि आपको समझ में तो आ गया होगा कि मैंने क्यों लिखी है। आयत की सबसे पहले बात करने से पहले आपको थोड़ी सी 2 बातें हैं, वो बेसिक जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं, आयत किसे कहा जाता है? आयत किसे कहा जाता है? आयत की जो शर्त होती है वो क्या होती है? तो चलिए मैं आपको बता दूं। आयत की शर्त ये होती है कि आमने सामने की भुजा समान हो। कहने का मतलब ये है कि ये एक आयत है, इसके अंदर आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे कि ये भुजा है, इसके समान ये होनी चाहिए। जैसे कि ये भुजा है, इसके समान ये होनी चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? आयत। और इसके अंदर चारों कोण है जो 90-90 डिग्री के होने चाहिए। चारों कोण है जो 90-90 डिग्री के होने चाहिए। उसे हम क्या कह सकते हैं? आयत कह सकते हैं। उसे हम आयत कह सकते हैं। आयत का सिर्फ यही कहना है कि अगर आप किसी भी आकृति को आयत कहना चाहे तो उसके अंदर सबसे पहले आपको यह देखना है कि आमने सामने की भुजा समान है या नहीं, और उसके चारों कोणों का योग है, जो चारों कोणे हैं वो 90-90 डिग्री के होने चाहिए। 90-90 डिग्री के चारों कोने होने चाहिए। तो देखिए, आप ये बताइए कि मैं यहाँ पे एक वर्ग की आकृति आपके सामने लिखता हूँ, और इस आकृति को अगर हम आयत कहना चाहे तो देखिए, वर्ग की जो शर्तें होती है पहले आपको वो पता होना चाहिए कि वर्ग किसे कहा जाता है। वर्ग उसे कहा जाता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो। जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे वर्ग कहा जाता है। और जिसके कोने हैं चारों 90-90 डिग्री के, सभी कोण होते हैं वो 90-90 डिग्री के होने चाहिए। तो ये बात मैं आपसे कहूं कि वर्ग के अंदर अप्लाई होती है, क्योंकि वर्ग में आमने सामने की भुजा तो हमेशा समान होती है। मैं कहूं चारों भुजा ही आपस में समान होती है, तो ये भुजा भी समान है, ये भुजा भी समान है। लेकिन आयत अगर हम इसे कहना चाहें तो सिर्फ हमें आमने सामने की भुजा समान होनी चाहिए, उसे हम आयत कह सकते हैं। तो इसकी आमने सामने की भुजा समान है और चारों जो कोणे हैं वो 90-90 डिग्री के हैं। तो आप बताइए, क्या मैं इसे आयत कह सकता हूं? बताइए। मैं इसे हाँ जरूर आयत कह सकता हूं, क्योंकि आयत की शर्त ही सिर्फ इतनी होती है कि उसकी जो आमने सामने की भुजा है वो समान हो और जो चारों कोने हैं 90-90 डिग्री के हो, आप उसे आयत कह सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये इतनी बात इसीलिए बता रहा हूं कि आयत के अंदर हमेशा वर्ग को भी गिना जाता है। जब आप आयत में आकृतियों की गणना करते हैं तो आपको वर्ग की आकृतियां भी उसके अंदर काउंट करनी होती है। इसीलिए आयत की जो आकृतियों की संख्या है वो ज्यादा आती है। और हम जब वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग के अंदर आयत की संख्या नहीं गिनी जाती। क्यों नहीं गिनी जाती? आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वर्ग की शर्त क्या होती है। वर्ग की शर्त ये होती है कि चारों भुजाएं समान होनी चाहिए, चारों कोने 90-90 डिग्री के होने चाहिए। लेकिन आयत के अंदर चारों भुजाएं समान नहीं है, इसीलिए हम आयत को वर्ग के अंदर काउंट नहीं करेंगे और वर्ग को आयत के अंदर काउंट करेंगे, क्योंकि उसकी आमने सामने की भुजा समान है। तो इसीलिए आयत की जो आकृतियों की संख्या है वो ज्यादा आती है। मैंने आपके सामने 2 आकृतियां लिखी थी और उनके अंदर आयत की जो आकृतियों की संख्या थी अधिक थी, वर्ग की आकृतियों की संख्या कम थी। उसका कारण सिर्फ यही था। चलिए बात करते हैं हम अब आयत की जो बेसिक जानकारी थी उसके बारे में कर ली है। अब उन ट्रिक के बारे में बात करते हैं जिसके आधार पर हम उनका सही आंसर निकाल सकते हैं।
चलिए बात करते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम वर्ग को आयत कह सकते हैं, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। तो आप देखिए ये हमारा आयत है, ये है हमारा आयत, और इसमें सबसे पहले हम छोटी से छोटी इकाई से चलेंगे, उसे कैसे हल करते हैं वो देखिए। ये आयत हो गया, इसके अंदर आप सभी को पता है कि कितनी आकृति है, सिर्फ एक आकृति है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर कितनी आकृति है तो आप कितनी बताएंगे? इसके अंदर आप बताएंगे 3 आकृति। साफ दिखाई दे रहा है आपको, एक ये 2 हो गई, एक बड़ा वाला 3 हो गया। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए अब कितनी है, अब आपको बताना है कि इसके अंदर आकृतियों की संख्या कितनी है। तो अगर आपको इसका ट्रिक नहीं पता है कैसे ज्ञात करें, तो आपको मुश्किल हो सकती है थोड़ी, क्योंकि वर्ग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। अगर वर्ग की ऐसी आकृति हो तो उसे कैसे हल करते हैं, और उसका आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 5। ये हमारा वर्ग की, सिर्फ वर्ग की बात कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर अब हम आयत की कर रहे हैं, इसका आंसर कितना आएगा चलिए उसके बारे में बात करते हैं। आपको सबसे पहले जैसे कॉलम और रो होते हैं उन्हें काउंट करना है, उनके अंदर नंबरिंग करनी है। आप इस प्रकार कर सकते हैं 1 2, और यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ पर जो हमारे रो है वो कितने हैं? 2 है। कॉलम है वो भी 2 है, दोनों बराबर है। मैं कहूँ तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है? m गुणा m की है। आप सबको पता है कॉलम और रो दोनों बराबर है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इनका योग करना है। 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। अब आप यहां से काउंट करें, 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। बस आपको ऐसे लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बताइए? 9 आएगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस प्रकार की अगर आयत की आकृति हो, हमसे पूछा जाए कि इसके अंदर आयतों की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर आता है 9। आप इसे बिल्कुल भी वर्ग से कंपेयर न करें, क्योंकि वर्ग के अंदर इसकी संख्या है जो कम आती है। मैंने अभी आपको बताया वर्ग की अगर बात करें तो ऐसी आकृति हो तो आंसर 5 आएगा, लेकिन बात कर रहे हैं आयत की तो आंसर हमारा 9 आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके अंदर वर्ग की जो आकृतियां होती है उसे भी काउंट किया जाता है, इसलिए उत्तर आता है हमारा 9। बात करते हैं इससे आगे के लेवल की, थोड़े से टफ सवालों की। थोड़े से टफ जो आकृतियां होती है उसे कैसे हल किया जाए। थोड़ी बड़ी लेते हैं आकृति। हमने बात की है m गुणा m की स्ट्रक्चर होती है, उसे कैसे हल करें। अगर आपको कहा जाए कि इस आकृति को हल करें, आपके सामने एक ऐसी आकृति हो और कहा जाए कि इस आकृति को हल करें, यहाँ पर सिर्फ मैं कहूँ तो कॉलम और रो है जो समान नहीं है, अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे? मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आयत की जो आकृति गणना होती है वो वर्ग से सिंपल होती है। अगर आपको वर्ग समझ में आ गया है तो इसे समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपने मेरा वीडियो नंबर पहला जो 1 है वो देखा है तो इसमें तो नॉर्मल बात है, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर कॉलम और रो की संख्या बराबर नहीं है तो आप क्या करेंगे? नंबरिंग करनी है, वो तो चाहे बराबर हो या नहीं हो, आपको नंबरिंग तो सबसे पहले करनी है। 1 2 3 नंबरिंग कर दी, और यहाँ पर जो ये कॉलम है इन्हें भी आप देखिए नंबरिंग कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे? जो आपने m गुणा m की स्ट्रक्चर थी आपने किया था वही आपको यहाँ पर करना है। जैसे कि यहाँ आपको इनको योग करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? जोड़ने पर आंसर आता है हमारा 5 और 1 6 आएगा। कितना आ गया? 6 आ गया। इसे जोड़ेंगे तो कितना आता है? 3 आ गया। अब क्या करेंगे? बस आपको इतना ही करना है, आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ गया 18। तो मैं आपको सिर्फ ये आकृति इस कारण से आपको समझा रहा हूं, क्योंकि वर्ग के अंदर हम बात करें तो
तो जो m गुणा m की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर अलग ट्रिक होता है, और जो m गुणा n की स्ट्रक्चर होती है ये स्ट्रक्चर है m गुणा n की। तो वहां पर वर्ग में इसका अलग सूत्र होता है, अलग ट्रिक होता है। मैंने आपको दो ट्रिक बताए थे, अलग अलग ट्रिकों से उसे हल किया जाता है, लेकिन आयत में सिर्फ एक ट्रिक से पूरे आयत की आकृतियों को हम सरल कर सकते हैं। तो आपको कंफ्यूजन न हो कि अगर आपके सामने m गुणा m की स्ट्रक्चर हो तो उसे कैसे हल करें, इसलिए मैंने आपके सामने ये आकृति लिखी है और इसे सरल करके बताया है। चलिए कुछ आगे चलते हैं, इससे भी कुछ अगर टफ सवाल हो तो उसे कैसे हल करेंगे। ये हम सिर्फ बेसिक बातें कर रहे हैं, लास्ट में मैं वीडियो के आपको कुछ एक या दो सवाल भी करवाऊंगा जिससे कि आपको पता चले कि इस प्रकार के आयत की आकृतियों के हमारे सामने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर देखिए एक आकृति में आपके सामने और लाता हूँ, थोड़ी बड़ी है, उसे कैसे हल करेंगे, और उसके अंदर आपसे एक और बात पूछी जाती है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए हमारी आकृति है ये आपके सामने एक आकृति है और आपसे पूछ लिया जाए कि इस आकृति के अंदर आयतों की संख्या कितनी है, तो आप इसे कैसे हल करेंगे। आपको पता है आप कैसे हल करेंगे, क्योंकि इससे पिछली जो आकृति थी मैंने आपको बता दिया था कि चाहे आपके सामने आयत की किसी भी प्रकार की आकृति हो, m गुणा m स्ट्रक्चर की हो या m गुणा n की हो, आप उसे सिर्फ एक ट्रिक से सरल कर सकते हैं। आप उसी प्रकार इसे भी सरल कर सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। आप यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इनको जोड़ देंगे। आप अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा योग, देखिए 10 आएगा। इनका योग हो गया 10 और इनका योग कितना होगा, इनका योग होगा 6 होगा। आप सभी को पता है, आप ये योग तो कर ही सकते हैं, और मुझे पता है आप इस पूरी को भी सरल कर सकते हैं अगर आप एक बार इसे देख लेते हैं तो, बिना कोई समस्या के। तो देखिए आपने यहाँ पर इनका योग कर दिया, वहां पर जो ऊपर की लाइन है उनका योग आ रहा है 10 और ये जो लाइन है इसका योग हो रहा है 6। तो क्या करना है, सिर्फ इतना करना है, 10 गुणा 6 आपका आंसर 60 आंसर आ गया। आपको छोटी सी ये आकृति है, अगर आप इसके अंदर पता लगाना चाहे बिना कोई नंबरिंग के, आपके पास मान लीजिए कोई ट्रिक नहीं है, तो आप, मुझे पता है ये संभव ही नहीं है कि आप इसके अंदर 60 आकृतियों को खोज सकते हैं। बिल्कुल नहीं खोज सकते हैं। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो बिल्कुल नहीं इसके अंदर आप आकृतियों को खोज सकते हैं। लेकिन आपसे एक और सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, आपसे कहा जाता है कि इस आकृति में ओनली आयत कितने हैं, सिर्फ आयत कितने हैं। और अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि अगर आपसे ओनली आयत नहीं कहा जाए तो आपको वहां पर आयत और वर्ग को दोनों को काउंट करना होता है और आपको आंसर देना होता है। और इस जो ट्रिक से है आयत और वर्ग की दोनों की आकृतियां आपके सामने निकल कर आती है, आंसर निकल आता है। लेकिन आपसे पूछा जाए ओनली आयत की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है। इसमें से आप जो वर्ग होते हैं उनको आप घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कि ओनली आयत इतने होते हैं। तो उसे निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, तो उसे निकालने के लिए मैंने आपको वर्ग की जो स्ट्रक्चर होती है वो मैंने आपको बताई थी कि या तो आप उसे m गुणा m की स्ट्रक्चर में ला सकते हैं, या फिर आपको मैंने एक ट्रिक और बताई थी, आप उसे एक एक घटाते हुए चलेंगे और आपका आंसर निकल कर आएगा। तो देखिए हम यहाँ पर पहली ट्रिक थी तो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि वर्ग को कैसे हल करते हैं। यहाँ पर मैं दूसरी ट्रिक का यूज करूंगा कि आप वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और याद रहे मैं यहाँ पर वर्ग की संख्या क्यों ज्ञात कर रहा हूँ,
क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है आयत की आकृतियों में कि ओनली 4 आयत की आकृतियां बताइए, इसके अंदर कितनी है। और आपको याद होना चाहिए कि आयत की आकृतियों के साथ वर्ग की आकृतियां भी गिनी जाती है, तो आपको वर्ग की आकृतियां नहीं बतानी है, ओनली 4 आयत की बतानी है। चलिए देखते हैं सिर्फ आयत की आकृतियां हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर m गुणा n की स्ट्रक्चर बनानी होगी, या फिर आपको कॉलम और रो को उस मैंने आपको जो ट्रिक 2 था वो बताया था, तो आप उस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 और यहाँ पर मैं नंबरिंग करूंगा 2 और 3। वर्ग की बात कर रहे हैं तो जो आपकी बड़ी संख्या है उसे पहले लिखिए, मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ, और जो छोटी संख्या है उसे बाद में लिखिए। तो यहाँ पर ये जो है ये छोटी है, तो मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, आप कोष्टक में बंद कर सकते हैं प्लस, यहाँ पर आप एक एक घटाते हुए आगे चलेंगे और तब तक चलते रहेंगे जब तक आपकी किसी भी संख्या में 1 न आ जाए। तो देखिए 4 में से घटाएंगे 3 गुणा 3 में से घटाएंगे 2, आगे चलिए 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना रहेगा 2, और 2 में से 1 घटाएंगे 1। अब आप इसे हल कर सकते हैं, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। अब आप इसे हल कर सकते हैं। देखिए 12 प्लस 6 प्लस 2, इसे जोड़ दीजिए। आपकी वर्गों की संख्या है जो कितनी आ गई है, यहाँ पर आपके जो वर्ग है उनकी संख्या आ गई है 20। कितनी आ गई है 20, और आपको यहाँ पर सिर्फ आयत की संख्या बतानी है। तो अब आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आपकी जो पूरी आकृतियों की संख्या थी वो थी टोटल 60 थी, उसमें से आप 20 घटा सकते हैं, तो आपकी जो आयत की संख्या होगी वो होगी आपकी 40। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और आपसे ये सवाल कई बार पूछा भी जाता है कि जो आयत की संख्या है आपको सिर्फ आयत की बतानी है, वर्ग की संख्या नहीं बतानी है, इसलिए आपको ये वर्ग वाली भी इसके अंदर काउंट करनी पड़ सकती है। इसलिए मैंने आपको सवाल के बीच में ये बात आपको बताई, आपको ये ध्यान में रखना है।